So, hello students, in part 1 of World War 1, we have discussed up to causes of World War and we have discussed 3 causes, okay? And they were first, division of Europe, second, aggressive nationalism, and third, we have learned about imperialism. So now today we are continuing from fourth cause, that is armament race. So among the European nations, there begin an armament race. Every major power began stockpiling armaments in the name of self-defense and preservation of peace. तो क्या हुआ बच्चों, उस दौरान जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो क्या करने लगे, वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने के लिए, हथियार बनाने लगे, बहुत सारे बम हथियार, ठीक है, यानी कि गोला बारूद और आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये सारी चीज ये क्या करने लगे, बनाने लगे. अब एक कंट्री आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाता है तो दूसरा जब देखता है तो उसको भी क्या होता है, उसे भी एक फील आता है कि नहीं, अगर ये आर्म एंड एम्यूनिशन बना रहा है तो कल का दिन में कहीं मुझ पर ना चढ़ाई कर दे. तो ये कंट्री भी क्या करने लग गया, ये भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने लगा, यानी कि हथियार बनाने लगा. और इस तरह से यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे वो सारे के सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने लगे. यानी कि बच्चों यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे वो सारे के सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने लगे और एक दूसरे को दिखाने लगे कि मेरे पास भी वेपन्स है, मेरे पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, और अगर आप मुझे इन्वेड करोगे या फिर आप मुझे पर अटैक करोगे तो मैं भी आप पर जवाबी हमला कर दूंगा. तो इस तरह से ये क्या करने लगे, ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने लगे. और लेकिन ये जब आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाते थे तो ये कभी नहीं ये कहते थे कि हम किसी कंट्री पर अटैक करने के लिए हम बना रहे हैं, लेकिन ये क्या कहते थे कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए हम बना रहे हैं. ये जो मैंने रॉकेट बनाया, या मैंने टैंक बनाया, या मैंने जो बम बनाया, या फिर मैंने जो जितने भी गोला बारूद मैंने बनाए हैं, ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर शांति बनाए रखने के लिए मैंने बनाया है. इस तरह से ये जो कंट्रीज थे ये कहते थे और ये क्या करते थे, धमाधुम हथियार वगैरह बनाते थे. और जिसका कारण से क्या हो गया कि सारी दुनिया में एक डर फैल गया कि कल का दिन कोई किसी पर चढ़ाई ना कर दे. क्यों? क्योंकि सबके पास अब क्या है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के सबके पास हथियार है, सबके पास एक से एक बेहतर वेपन इनके पास है, यानी हर एक कंट्रीज के पास है. तो इस तरह से दुनिया में क्या होने लगा, टेंशन फैलने लगा. उसके अलावा बच्चों स्पेशली अगर हम जर्मन की बात करें, यानी कि जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी ने नेवल फोर्स बढ़ाना शुरू कर दिया. अपना जो नेवल फोर्स है, यानी कि नेवी वाली जो फोर्स है, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया. ठीक है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का जो नेवी के फोर्स थे उसको बहुत ही अच्छा फोर्स माना जाता था. तो उस समय क्या हुआ, जर्मनी भी अपना जो नेवल फोर्स है उसको बढ़ाने लगा. उसके बाद बहुत सारा जर्मनी ने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो है क्या किए, प्रोडक्शन किए, यानी कि बनाए. ठीक है, अब इसका कारण से क्या हुआ, वही आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने का यहाँ पर भी रेस लग गया. ठीक है, एक दूसरे कंपटीशन में आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाते, अगर तुम इतने बनाओगे तो मैं इतना बनाऊंगा, अगर तुम ये बनाओगे तो मैं ये बनाऊंगा. इस तरह से यहाँ पर कंपटीशन होने लगा. ठीक है, और अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर उस समय अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की जो नेवल सिस्टम थी, यानी कि हम नेवी की अगर हम बात करें तो जो नेवी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत बड़े बड़े शिप्स थे उनके पास, बहुत ही बेहतर क्वालिटी के शिप्स थे. तो इसी के चलते जर्मनी ने क्या करना शुरू किया, जर्मनी ने भी अपना नेवल फोर्स को क्या करना शुरू किया, इंक्रीज करना शुरू किया और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया. उसके बाद अगर हम ब्रिटेन और फ्रांस की बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस ने भी क्या किया, उन्होंने देखा कि जर्मनी जो है धमाधुम अपना जो क्या कहते हैं मिलिट्री बढ़ा रही है, अपना मिलिट्री को बेहतर बना रही है, नेवल फोर्स क्या कर रही है, बढ़ा रही है, उसको बेहतर बना रही है. तो ब्रिटेन और फ्रांस ने भी क्या किया, एक जो कैनल है उस कैनल का नाम है कियल कैनल. ठीक है, तो कियल कैनल को खोद कर उसे और ज़्यादा क्या बना दिया, गहरा बना दिया, डीपर बना दिया, ताकि जो बैटलशिप आएगा, यानी कि जब बैटलशिप आएंगे कहाँ से, जर्मनी से, तो ये इसको क्रॉस ना कर सके, वो वहीं पर डूब जाए या फिर उनको क्रॉस करने के लिए क्या हो, प्रॉब्लम हो. ठीक है, अब कोज नंबर 5, यानी कि फिफ्थ कोज जिसके कारण से वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, यानी कि वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुआ. तो ये जो कोज था बच्चों, ये एक इमीडिएट कोज था, यानी कि ये कोज के बाद इसके कारण से ही वार अचानक से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया. और ये जो कोज था ये था द सराजेवो क्राइसिस. ठीक है, 28 जून 1914 की, 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया के एक प्रिंस, जिसे हम यहाँ पर लिखा गया है ऑस्ट्रियन प्रिंस, जिसका नाम था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, इसका कत्ल किया गया. अब इसका कत्ल कहां पर हुआ, इसका कत्ल हुआ बोस्नियन कैपिटल में, बोस्नियन में, जो कि कैपिटल था साराजेवो का. ठीक है, कब हुआ, 28 जून 1914. ठीक है, और जो ये मर्डर करने वाला जो इंसान था, ये इंसान था सर्बिया का. ठीक है, सो द मर्डरर वाज सर्बियन, यानी कि सर्बिया का ये मर्डरर था. अब ये क्या था, ये जो मर्डरर था ये एक मेंबर था, एक ग्रुप का मेंबर था जिसका नाम
हुआ करता था ब्लैक हैंड, ठीक है, ब्लैक हैंड। सो ये एक ब्लैक हैंड नाम का ग्रुप का एक मेंबर था। तो इसने क्या कर दिया, इसने गोली चलाकर ये जो ऑस्ट्रियन प्रिंस है आर्चड्यूक फर्डिनेंड, इसका क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। अब क्योंकि ऑस्ट्रिया का प्रिंस को मारा गया तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, पूरा ब्लेम किस पर लगाया, सर्बिया पर लगाया। क्यों, क्योंकि जो मारने वाला जो इंसान था वो सर्बिया का था। कहाँ का था, सर्बिया का था। तो पूरा ब्लेम उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने पूरा ब्लेम जो है सर्बिया पर लगाया। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने यानी कि ऑस्ट्रिया ने, और उस समय बच्चों ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रियो हंगारियन अंपायर कहा जाता था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया बच्चों, ऑस्ट्रिया ने सारा ब्लेम सर्बियन कंट्री पर लगा दिया, यानी सर्बियन गवर्नमेंट पर लगा दिया। उसके अलावा उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने एक क्या कहते हैं उसे, अल्टीमेटम भेजा। अल्टीमेटम में उन्होंने कुछ डिमांड रखा था, ठीक है, कुछ डिमांड रखे थे। अब उस डिमांड में बहुत सारे डिमांड और ये जो सर्बियन गवर्नमेंट ने उन्होंने मान लिया, ठीक है, लेकिन कुछ डिमांड थे, ऐसे डिमांड थे जिसको मानना मतलब पॉसिबल ही नहीं था। तो सर्बिया ने क्या कर दिया, सर्बिया ने कुछ डिमांड को मानने में उन्होंने क्या कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि हम नहीं मान सकते, उस कंडीशन को उन्होंने नहीं माना, ठीक है। लेकिन बच्चों जब ऑस्ट्रिया ने ये अल्टीमेटम दिया था कि आपको ये सारे डिमांड्स हमारे मानने हैं, आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि आपके लोगों ने हमारा होने वाले राजा थे उसको क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ों को, या जो हमारा अल्टीमेटम हमने दिया उस पर अगर आप अमल नहीं करेंगे तो हम आप पर क्या कर देंगे, वार कर देंगे, ये ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कहा था, ठीक। लेकिन सर्बियन गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस को मानने से मना कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशंस दिए थे उसमें कि उसे मानना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था। तो उसी समय ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने एक वार डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के अगेंस्ट में। अब ये कब स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रियन प्रिंस को जब मारा गया था उसके ठीक एक महीना बाद, यानी कि 28 जुलाई को, ठीक है। लेकिन बच्चों वार शुरू होने से पहले ही सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी थी, क्योंकि रशिया और सर्बिया जो है एक दूसरे का फ्रेंड था। उन लोगों ने एक ट्रीटी साइन किया था कि अगर आप पर कोई इन्वेड करता है, आप पर कोई अटैक करता है तो मैं आपका मदद करूंगा, और अगर मुझ पर अगर कोई अटैक करता है तो आप मुझे मदद करेंगे। तो इस तरह से दोनों का कोई एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही सर्बिया को पता चला कि अब ये कंट्री जो है, यानी कि जो ऑस्ट्रिया जो है हम पर अटैक करेगा, तो सर्बिया ने क्या कह दिया, रशिया को कह दिया कि देखिए सर्बिया जो है हमें अटैक करने वाला है, और अगर सर्बिया हम पर अटैक करता है तो क्या आप हमारी मदद करेंगे। तो रशिया ने कहा हाँ जरूर, मैं आपका मदद जरूर करूंगा। इसीलिए सर्बिया भी क्या ऑस्ट्रिया से नहीं डरा, और उसने कह दिया कि हम आपके जो कंडीशन है हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही ऑस्ट्रिया ने वार डिक्लेयर कर दिया 28 जुलाई 1914 को, ठीक है, तो उधर से क्या हुआ, रशियन फोर्स आ गए, रशियन फोर्स आकर सर्बिया को हेल्प करने लगे। तो उधर ऑस्ट्रिया ने भी जर्मनी से ये कहा था कि मैं जो है सर्बिया पर अटैक करने जा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने हमारा जो होने वाले जो राजा था यानी कि प्रिंस को क्या कर दिया था, मर्डर कर दिया। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, यानी इन पर अटैक करने जा रहे हैं। और अगर हम इन पर अटैक करेंगे और अगर उस सिचुएशन में रशिया अगर इनकी मदद के लिए आता है तो क्या आप मुझे मदद करोगे। किसे कहा था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का बीच में भी एग्रीमेंट हुआ था, कुछ पॉलिसीज थे उनके, जिसमें दोनों का ये संधि हुआ था कि अगर आप पर कोई चढ़ाई करता है तो मैं आपको मदद करूंगा, और मुझ पर करता है तो आपको हमारी मदद करना चाहिए। तो उस तरह से जर्मनी को पूछा, तो जर्मनी ने कह दिया ठीक है, आप उस पर चढ़ाई कीजिए, यानी कि आप सर्बिया पर चढ़ाई कीजिए, यानी कि अटैक कीजिए, सर्बिया पर वार कीजिए, और अगर रशिया आपका हेल्प के लिए आता है तो मैं भी आपका हेल्प के लिए आ जाऊंगा। तो जैसे ही रशिया सर्बिया के मदद के लिए इधर से आया तो जर्मनी ने उधर रशिया का तरफ क्या कर दिया, धावा बोल दिया, अटैक कर दिया। अब रशिया का फ्रेंड जो था, आपको मैंने बताया था पहले, रशिया का फ्रेंड फ्रेंच और ब्रिटेन भी था। तो फिर जब रशिया पर अटैक हुआ इधर, तो फ्रेंच ने किस पर अटैक कर दिया, जर्मनी पर अटैक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, अब जर्मनी को फ्रांस को भी अटैक करना था। अब फ्रांस को ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए उन्हें बेल्जियम के थ्रू से जाना था। तो जब वो बेल्जियम में के थ्रू से एंटर किया, ठीक है, तो उधर ब्रिटेन आ गए बेल्जियम को बचाने, क्योंकि वो दोनों भी फ्रेंड थे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके सारे कंट्रीज जो है इस वार में इंक्लूड हो गए। तो बच्चों इस तरह से दुनिया के लगभग सारे कंट्रीज जो है दो ग्रुप में बढ़ गए। एक थे आपके दी एलाइस, जिसमें रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान
और भी बहुत सारे छोटे मोटे कंट्रीज थे। उसके अलावा सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बल्गेरिया और भी बहुत सारे कंट्रीज, और इन्हें क्या कहा जाता था? द सेंट्रल पावर्स। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि वर्ल्ड वार 1 के क्या क्या कोजेस थे, ठीक है। और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वर्ल्ड वार पावर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए। इसमें स्पेशली हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, उसके अलावा हम देखेंगे लीग ऑफ नेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में थर्ड पार्ट में, एंड दैट विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार 1। तो बच्चा अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हर एक वीडियो आपको सही समय पर मिले।